सोचिए, एक सिंगल मशीन पर 25 करोड़ रुपीस का टैक्स हर महीने, चाहे मशीन चले या बंद पड़े रहे। न सेल पर न प्रॉफिट पर, सिर्फ इस बात पर कि वो मशीन कितना प्रोड्यूस कर सकती है। ये लॉ इंडिया में एग्जैक्टली 162 दिन चला और फिर एक हाई कोर्ट ने इसे आर्टिकल 14 के आधार पर स्ट्राइक डाउन कर दिया। आज हम समझेंगे पूरी कहानी। ये कैपेसिटी बेस्ड सेस क्या था, गवर्नमेंट ने इसे क्यों बनाया और कोर्ट ने क्यों कहा कि पावर तो है पर तरीका गलत है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, कंपनी सेक्रेटरी, जीएसटी या कस्टम्स प्रैक्टिशनर हैं, या सिंपली ये समझना चाहते हैं कि इंडिया अपने सिन गुड्स पर टैक्स कैसे लगाता है, तो ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि एचएसएनएस सेस सिर्फ पान मसाला की बात नहीं है, ये एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल उठाता है। जीएसटी के आने के बाद पार्लियामेंट के पास नए इनडायरेक्ट लेवीज लगाने की कितनी पावर बची है। एक बात क्लियर कर दें, इस वीडियो में हम कोई साइड नहीं ले रहे। गवर्नमेंट का रैशनल, पेटिशनर्स के आर्ग्यूमेंट्स और कोर्ट्स के फाइंडिंग्स सब न्यूट्रल तौर पर सोर्सेस के साथ। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया में सेस कोई नई चीज़ नहीं है। एजुकेशन सेस, रोड सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस। सेस का मतलब सिंपल है, एक टैक्स जिसका पैसा एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ईयरमार्क होता है। अब कॉन्टेक्स्ट समझिए। पान मसाला और टोबैको पर जो जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस था वो हमेशा टाइम बाउंड था। 31 मार्च 2026 को सनसेट होने वाला। पान मसाला पहले से ही टॉप जीएसटी स्लैब पर था और सेंटर के सामने एक रेवेन्यू गैप आ रहा था। उसका एक रिप्लेसमेंट डिज़ाइन किया गया। टाइमलाइन देखिए, बिल 1 दिसंबर 2025 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ और 8 दिसंबर तक दोनों हाउसेस से पास हो गया, एक्ट बन गया, एक्ट नंबर 35 ऑफ 2025। और 1 फरवरी 2026 से एचएसएनएस सेस लागू हो गया, साथ में एचएसएनएस सेस रूल्स 2026। पार्लियामेंट में फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन का स्टेटेड पोजीशन ये था, ये एक सेस है, एक्साइज ड्यूटी नहीं। ये जीएसटी रेट्स को टच नहीं करता, जीएसटी काउंसिल के डोमेन में दखल नहीं देता, इसेंशियल गुड्स पर यह लागू नहीं, और पैसा नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक हेल्थ के लिए रिंग फेंस्ड होगा। एक पोर्शन स्टेट्स के साथ हेल्थ स्कीम्स के थ्रू शेयर भी होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस के लिए गवर्नमेंट ने आर्टिकल 270 का हवाला दिया। अब ये सेस नॉर्मल टैक्सेस से बिल्कुल अलग था। नॉर्मल टैक्स पूछता है आपने कितना बेचा, ये सेस पूछता था आपकी मशीन कितनी तेज चल सकती है। टैक्सेबल इवेंट ना सेल थी ना मैन्युफैक्चर, सिर्फ मशीन इंस्टॉल करना या प्रोसेस अंडरटेक करना। मशीन फ्लोर पर लगी, मीटर चालू। रेट्स देखिए, 500 पाउचेस पर मिनट तक वाली मशीन, छोटे पाउचेस 1.01 करोड़ रुपीस पर मंथ। सबसे तेज मशीन्स 1000 से 1500 पाउचेस पर मिनट। भारी पाउचेस 25.47 करोड़ रुपीस पर मंथ। और अगर मैनुअल प्रोडक्शन हो तो फ्लैट 11 लाख रुपीस पर फैक्ट्री। और ये सब जीएसटी के ऊपर। पान मसाला पहले से डीमेरिट गुड्स रेट पर। गवर्नमेंट का रैशनल क्या था? एक शब्द, इवेजन। पान मसाला सेक्टर में एक्चुअल आउटपुट छुपाना आसान है पर मशीन छुपाना मुश्किल। तो कैपेसिटी पर टैक्स लगाओ, अंडर रिपोर्टिंग का फ़ायदा ख़त्म। ये अप्रोच पुरानी पान मसाला पैकिंग मशीन्स कैपेसिटी डिटर्मिनेशन रूल्स 2008 से इंस्पायर्ड थी। लॉजिक क्लियर था, पर यहीं से चैलेंज शुरू हुआ। दो फैक्ट्रीज इमेजिन कीजिए, मशीन ए पूरा महीना चली, मशीन बी आधा महीना बंद रही। ब्रेकडाउन, रॉ मटेरियल शॉर्टेज, लेबर नहीं आया। दोनों सेम स्पीड स्लैब में, मतलब दोनों का सेस बिल्कुल सेम। पेटिशनर्स का आर्ग्यूमेंट यही था, कैपेसिटी पर टैक्स लगाने से दो बिल्कुल अलग सिचुएशंस पर एक जैसा बर्डन आ जाता है और उनके मुताबिक ये आर्टिकल 14 की इक्वालिटी के अगेंस्ट है। गवर्नमेंट का काउंटर था, कैपेसिटी बेस्ड लेवी एक इस्टेब्लिश्ड एंटी इवेजन टूल है जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्टेनिटी और ऑब्जेक्टिव असेसमेंट देता है। एक और पॉइंट उठाया गया, क्योंकि सेस पाउच के वेट पर था, प्राइस पर नहीं। इकोनॉमी सेगमेंट पाउचेस पर ये इफेक्टिवली एमआरपी का लगभग 40% तक पहुंच सकता था, जबकि प्रीमियम ब्रांड्स पर 1% से भी कम। पेटिशनर्स ने इसे रिग्रेसिव बताया। रिलीफ का प्रोविजन था, अबेटमेंट,
पर सिर्फ तब जब मशीन 15 कंटिन्यूअस दिन सील्ड और नॉन ऑपरेशनल रहे। छोटे ब्रेकडाउन्स या शॉर्ट मेंटेनेंस पर कुछ नहीं। ये 15 दिन वाला रूल भी चैलेंज हुआ। ये नंबर याद रखिए, आगे आएगा। फरवरी 2026 तक अलग अलग हाई कोर्ट्स में पिटिशंस फाइल हो गई। हर कोर्ट का फोकस अलग था, ये इंपॉर्टेंट है। दिल्ली हाई कोर्ट, विनोद जे शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पिटिशनर का आर्ग्यूमेंट, 100 पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और आर्टिकल 246A के बाद जीएसटी ने फील्ड ऑक्यूपाई कर लिया। उनके मुताबिक पार्लियामेंट रेसिड्यूरी पावर से एक एक्साइज जैसा लेवी दोबारा नहीं ला सकता। डिवीजन बेंच ने 16 फरवरी को नोटिस इशू किया, ये रिकॉर्ड करते हुए कि लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस और आर्बिट्ररीनेस दोनों पर प्राइमा फेसी फोर्स है। मैटर अभी पेंडिंग है, यूनियन का रिस्पॉन्स अवेटेड। गुजरात हाई कोर्ट, एक SEZ यूनिट RR एक्सपोर्ट्स ने 26 फरवरी को इंटरिम रिलीफ लिया, ये आर्ग्यू करते हुए कि SEZ फ्रेमवर्क उन्हें HSNS रजिस्ट्रेशन से प्रोटेक्ट करता है। ये जुरिस्डिक्शन क्वेश्चन अभी ओपन है। इलाहाबाद हाई कोर्ट, 2 डेवलपमेंट्स। एक ऑर्डर में कोर्ट ने कहा कि CGST ऑफिसर्स के पास HSNS नोटिसेस इशू करने का जुरिस्डिक्शन है और SSE को पहले स्टैट्यूटरी रेमेडी यूज करनी चाहिए। दूसरे मैटर में सेक्शन 26 के अरेस्ट पावर को रीड डाउन किया गया। कोर्ट ने कहा कि कमिश्नर के रिकॉर्डेड रीजंस टू बिलीव के बिना अरेस्ट आर्टिकल 21 का वायोलेशन है। गवर्नमेंट का डिफेंस एडिशनल सॉलिसिटर जनरल N वेंकटरामन के थ्रू प्रिंसिपल्ड था। ये न GST है न सरचार्ज, बल्कि पार्लियामेंट की रेसिड्यूरी पावर एंट्री 97 ऑफ लिस्ट 1 के तहत एक वैलिड सेस है, जिसका टैक्सेबल इवेंट मशीन है, सप्लाई नहीं। फिर आया 13 जुलाई 2026। कर्नाटका हाई कोर्ट जस्टिस M नागप्रसन्ना MS धरीवाल इंडस्ट्रीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कोर्ट ने सवाल को 2 हिस्सों में बांटा, ये न्यूआंस समझना जरूरी है। पहला सवाल, क्या पार्लियामेंट के पास पावर थी? कोर्ट ने कहा हाँ। जजमेंट के वर्ड्स में कॉम्पिटेंस का चैलेंज विदाउट मेरिट था और रिजेक्ट किया गया। ये आर्टिकल 246 रेड विद एंट्री 97 लिस्ट 1 के तहत वैलिड है, ना GST ना सरचार्ज। दूसरा सवाल, क्या लेवी का डिजाइन कॉन्स्टिट्यूशनल था? कोर्ट ने कहा नहीं। लेवी को अनरीजनेबल और वेग कहा गया क्योंकि ये एजम्पशन ऑफ क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड पर बेस्ड था, एक्चुअल क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड पर नहीं, और इस वजह से आर्टिकल 14 फेल हुआ। 3 की फाइंडिंग्स। 1, प्रिज्यूम्ड प्रोडक्शन एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं होती। 2, कोर्ट ने नोट किया कि सेस लायबिलिटी गुड्स की टोटल रिटेल वैल्यू से भी ज़्यादा हो सकती थी, जो आर्बिट्ररीनेस के करीब था। 3, वो 15 दिन वाला अबेटमेंट रूल आर्बिट्ररी पाया गया क्योंकि जेन्युइन शॉर्ट इंटरप्शंस को इग्नोर करता था। रिजल्ट, एक्ट रूल्स 2026 और रिलेटेड नोटिफिकेशंस स्ट्रक डाउन। लेकिन, और ये क्रूशियल है, कोर्ट ने यूनियन को फ्रेश लॉ बनाने की लिबर्टी दी, अपनी ऑब्जर्वेशंस को ध्यान में रखते हुए। तो ये दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, एक बेटर डायरेक्शन दिखाई गई। तो मिड 2026 में पोजीशन क्या है? न्यूट्रल तौर पे देखें, एक 1 फरवरी से 13 जुलाई 2026 के बीच जो सेस कलेक्ट हुआ, उस पर अब रिफंड और एडजस्टमेंट के सवाल खड़े हो सकते हैं। इसलिए मैन्युफैक्चरर्स के लिए एडवाइजेबल है कि पेमेंट रिकॉर्ड्स और डाउन टाइम लॉग्स प्रिजर्व करें। 2, दिल्ली का मैटर अभी अलाइव है। 3, कर्नाटका के ऑर्डर के अगेंस्ट यूनियन के सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल करने की एक्सपेक्टेशन है, जो शायद सारे चैलेंजेस को कंसोलिडेट करे। गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से एक स्ट्रैटेजिक सवाल ये है कि उसका मेन एंटी इवेजन टूल अब अवेलेबल नहीं। इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से मैसेज ये है कि एक सिंगल हाई कोर्ट वर्डिक्ट पर कंप्लायंस पोस्चर तुरंत मत बदलिए, दिल्ली और सुप्रीम कोर्ट को वॉच करिए। आगे क्या? 3 पॉसिबल रास्ते, और ये एनालिसिस है, सेटल्ड लॉ नहीं। सिनेरियो 1, गवर्नमेंट के लिए बेस्ट, पार्लियामेंट जल्दी फ्रेश लॉ लाता है, एक्चुअल प्रोडक्शन पर टैक्स, ट्रैक एंड ट्रेस या IoT मीटरिंग से वेरीफाई, शॉर्ट स्टॉपेजेस के लिए ग्रेजुएटेड अबेटमेंट और रिग्रेसिविटी कम करने के लिए एक वैल्यू लिंक्ड कंपोनेंट। सुप्रीम कोर्ट नए डिज़ाइन को अपहोल्ड करता है। सिनेरियो 2, मोस्ट लाइकली, सुप्रीम कोर्ट कॉम्पिटेंस तो अफर्म करता है पर आर्बिट्ररी प्रोविजंस को रीड डाउन या स्ट्राइक करता है और रीडिज़ाइन डायरेक्ट करता है। रिफंड और लिमिटेशन के प्रैक्टिकल इश्यूज फॉलो करते हैं। सिनेरियो 3, गवर्नमेंट के लिए वर्स्ट,
कोर्ट पूरे कॉन्सेप्ट को जीएसटी फ्रेमवर्क के साथ इनकम्पैटिबल पाता है, जिससे सेंटर को हायर जीएसटी स्लैब्स या एक्साइज का रास्ता देखना पड़े। ये लीस्ट लाइकली है क्योंकि कोर्ट्स आम तौर पर टैक्स को रीडिज़ाइन करने का मौका देते हैं, ना कि पावर ही ख़त्म करते हैं। एक बात क्लियर, अभी का सेटल्ड फैक्ट सिर्फ कर्नाटका वर्डिक्ट है, बाकी सब इवॉल्विंग है। तो ये 25 करोड़ वाली मशीन टैक्स बोल्ड थी, क्लेवर थी, इवेजन रोकने के लिए डिज़ाइन की गई थी, पर एक कोर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल याद दिलाती है। लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस एक थ्रेशोल्ड है, लाइसेंस नहीं। पार्लियामेंट टैक्स लगा सकता है, पर कैसे लगा रहा है वो भी इक्वालिटी के टेस्ट पर खरा होना चाहिए। आने वाले महीनों में 3 चीज़ें वॉच करिए: दिल्ली हाई कोर्ट की अगली हियरिंग, यूनियन की सुप्रीम कोर्ट अपील और कोई फ्रेश बिल। कहानी यहीं से आगे बढ़ेगी। अगर इस वीडियो ने एक कॉम्प्लिकेटेड लॉ को क्लियर किया तो लाइक ज़रूर करिए। ऐसे ही क्लियर सोर्स्ड ब्रेकडाउन्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए। अपने उन कलीग्स के साथ शेयर करिए जो जीएसटी या लिटिगेशन में हैं, और कमेंट्स में बताइए, क्या किसी सेस को गुड्स की वैल्यू से ज़्यादा होने देना चाहिए? मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।